नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय को लेकर के जो प्रत्येक आम आदमी भी अपने जीवन में इस चीज को मानने के लिए विवश है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, लेकिन आप यकीन मानिए कि ज्योतिष के बिना तो एक कदम आप नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि आप जो कैलेंडर में जो जैसे लाला राम स्वरूप जो पंचांग इत्यादि जो भी आप उपयोग में लाते हैं, उसमें जो भी गणनाएं जो हैं, जो भी तिथियों का आकलन, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब ज्योतिष की ही देन है। साथ ही साथ जो है, यदि आप विवाह करते हैं, यदि आप उपनयन संस्कार करते हैं, आप किसी भी प्रकार के काम यदि करते हैं, तो तिथियों को आप जरूर देखते हैं, शुभ तिथि देखते हैं। तो आप कैसे ज्योतिष से वंचित रहें, ये बताइए। ये बड़ा असंभव है, क्योंकि जाने अनजाने में आप ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं ज्योतिष के साथ नहीं जुड़ा हूं। जितने भी दिनों का आकलन है, जितने भी तिथियों का आकलन है, जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ये क्या है? ये ज्योतिष की ही तो देन है। ज्योतिष ही उन गणनाओं से उस दिन का चयन करते हैं और बताते हैं कि इस दिन ये त्यौहार है। तो ज्योतिष से कोई भी व्यक्ति दूर नहीं है, या यूं कहिए कि ज्योतिष के बिना कोई भी इस विषय को जान ही नहीं सकता है। तो ज्योतिष का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अब तिथियों की और मुहूर्तों की यदि मैं बात करूं, तो शुभ मुहूर्त अक्सर हम देखते हैं। शुभ मुहूर्त, अब ये शुभ मुहूर्त क्या है? मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म यदि किसी अच्छे मुहूर्त में यदि होता है, तो निस्संदेह वो बच्चा जीवन में कामयाब होता है। यदि जैसे कि एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अभी जब रामलला के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, तो उस समय अभिजीत मुहूर्त का ध्यान विशेष दिया गया था, क्योंकि जो 27 नक्षत्र हैं उसके अलावा एक और नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र, जिसमें भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो ये अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि किसी बालक का जन्म दोपहर में होता है, यदि किसी बालक का जन्म दोपहर में होता है, 12 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे के बीच में, या पौने 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में, तो अभिजीत मुहूर्त इस समय रहता है। हालांकि अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रत्येक दिन नहीं रहता है, 3 या 4 दिन ऐसा है कि वो अभिजीत मुहूर्त नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि इस समय किसी बच्चे का जन्म यदि हो दोपहर के समय में, तो दोपहर में सूर्य जो है वो अक्सर जो है कुंडली के दसम, नवम या एकादश इन्हीं भाव में पाए जाते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि कुंडली के दसम भाव में दोपहर के समय यदि जन्म हो यदि किसी व्यक्ति का, तो इस समय सूर्यदेव कुंडली के दसम भाव में पाए जाते हैं, तो वहाँ वो दिग्बली हो जाते हैं। और कुंडली में सूर्य यदि आपके दसम में बैठे हैं तो दिग्बली हैं, एकादश में बैठे हैं तो अति विशिष्ट कारक हैं। तो यहाँ पे यदि उस व्यक्ति को जीवन में धन धान्य को लेकर समस्या नहीं हो सकती है। और साथ ही वो अभिजीत मुहूर्त यदि उस दिन है तो फिर पूछना नहीं है। वो बच्चा यदि किसी गरीब से गरीब परिवार में मुझे जन्म लेगा, तो निस्संदेह एक दिन आसमान की बुलंदियों को चूमेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म का जो समय है, जो मुहूर्त है, वो श्रेष्ठ है। तो इसीलिए मुहूर्त के विषय में मैं आज चर्चा करना उचित समझा कि आखिर में ये मुहूर्त क्या होता है वो जान लीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा समझने वाला है। मान लीजिए किसी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हो गया, लेकिन उसका सूर्य यदि राहु के साथ बैठा है, शनि से दृष्ट होकर बैठा है, या उसके कुंडली में बहुत सारे दुर्योग हो गए, लग्नेश पीड़ित हो गया, भाग्येश पीड़ित हो जाए, पंचमेश पीड़ित हो जाए, तो तब ये कहीं ना कहीं ये अच्छा समय होते हुए भी, अच्छे मुहूर्त में जन्म होते हुए भी ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहीं यदि कोई राजयोग बन जाए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का तुला लग्न में जन्म हो और उसको अभिजीत मुहूर्त मिल जाए और सूर्य उस समय दसम भाव में हो और लग्न में शनि बैठ के षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हो, तो निस्संदेह ऐसा जातक जिंदगी में कभी धन को लेकर के नहीं तरसेगा। शुरू में क्योंकि शनि लग्न में है, तो प्रारंभिक काल में जो है उसको थोड़ा संघर्ष देंगे जीवन में, लेकिन अंतोगत्वा जो उसका जीवन व्यतीत होगा वो अच्छा व्यतीत होगा। थोड़ा संघर्ष के बाद जीवन में सफलता उसको जरूर मिलेगी। उसी प्रकार से यदि उसके पंचमेश
शनि बनते हैं, और चतुर्थेश वो लग्न में जाके उच्च हो गए। लग्नेश भी अच्छे भाव में बैठे हों, नवमेश भी अच्छे भाव में बैठे हों, और कुंडली में कोई दुर्योग ना हो, तो ऐसा जातक क्या आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ज्योतिष एक ऐसा विषय है, या ये शुभ मुहूर्त एक ऐसा विषय है जिसमें यदि अच्छे मुहूर्त में जन्म भी हो जाए और राजयोग भी यदि कुंडली में एकात हो जाए, तो फिर क्या पूछना। फिर ऐसा जातक निस्संदेह जिंदगी में अपने आगे बढ़ता ही बढ़ता है और हर प्रकार के सुखों से युक्त होता है। राज्य योग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिर पे एक मुकुट रख दिया जाएगा और आपको एक सिंहासन दे दिया जाएगा। ये राजयोग का मतलब अभी थोड़ा सा अलग समझिए। ये जब हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने जब इस विषय को चर्चा की थी, तो राजयोग उस समय मतलब राजा के समतुल्य। तो आज राजा के समतुल्य क्या है? तो अब पहले के जैसा अब तो हाथी घोड़ा इत्यादि उतना प्रचलन में नहीं है। उसका जगह क्या लिया है? बड़े बड़े कार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो आपके पास बड़े बड़े कार गाड़ी होगी, आपके पास धन धान्य की समृद्धि होगी, बड़े बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो आप राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही तो राजयोग है। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप राजा ही बन जाएंगे, नहीं। राजयोग का कहने का मतलब क्या है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, नौकर चाकर होंगे, बंगला गाड़ी होगी, अच्छे से अच्छी महंगी गाड़ी होगी, लाखों करोड़ों की गाड़ी होगी। यही राजयोग है। तो ये कब होगा? जब किसी अच्छे मुहूर्त में जन्म होगा। जैसे मैंने पहले भी एक अपने वीडियो में बताया था आपको कि पुरुष का जन्म यदि सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक हो तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है, और किसी स्त्री का जन्म यदि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले तो श्रेष्ठ माना जाता है। ये अच्छा होता है। और उसमें यदि अच्छे योगों में, अच्छे मुहूर्त में यदि जन्म हो जाए तो फिर क्या ही पूछना है। ऐसा जातक निस्संदेह जीवन में उन्नति और तरक्की को प्राप्त करने वाला होता है। तो आप, हम, कोई भी ज्योतिष से अछूता नहीं है, बल्कि सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ज्योतिष से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब उसी संदर्भ में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो आपके लिए लाभकारी होंगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप नोट करिएगा, आपके काम आएगा ये। जैसे वार और योग, तो यदि रविवार का दिन हो, हस्त नक्षत्र हो, तो अमृत सिद्ध योग होता है। आज अमृत सिद्ध योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ योग है। तो यदि रविवार का दिन हो और हस्त नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसका जन्म जो है अमृत सिद्ध योग में होता है। वहीं यदि सोमवार का दिन हो और मृगशिरा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग हो जाता है। वहीं यदि मंगलवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो केतु का, और मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, तो अमृत सिद्ध योग उस दिन भी बनता है। वहीं यदि बुधवार का दिन हो और अनुराधा नक्षत्र हो तो भी अमृत सिद्ध योग बनता है। साथ ही साथ गुरुवार का दिन हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग का निर्माण होता है। शुक्रवार का दिन हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग का निर्माण होता है। और शनिवार का दिन हो, रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग का निर्माण होता है। तो ये जो योग जो मैंने आपको बताएं, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। अब मान लीजिए कि आपको यदि अच्छा मुहूर्त भी मिल गया, अच्छा नक्षत्र भी मिल गया, और ये जो मैंने आपको बताया जैसे इन योगों में जन्म हो जाए, तो निस्संदेह वो जातक जिंदगी में आगे जाएगा। और साथ ही यदि उसके कुंडली में कोई विशेष भयंकर जैसे अशुभ काल सर्प दोष हो जाए। अच्छा, इस विषय में मैंने 2-4 नहीं बल्कि 10-15 कुंडलियों में, 20-25 कुंडलियों में मैंने इस चीज़ का अध्ययन किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुंडली आप उठा के देख सकते हैं। मैंने देखा है जब भी कुंडली में तीसरे और नवम भाव में काल सर्प दोष यदि बने, या योग बने कहूंगा, दोष तो नहीं कहूंगा इसको, योग बने, तो ऐसा जातक को मैंने देखा है हमेशा उच्च पद पे। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों के, मैंने सेना के कई अधिकारियों के, कई उच्च जो सरकारी पद पे आसीन है, ऐसे लोगों की कुंडली मैंने तीसरे और नवम भाव में जो है वो मैंने काल सर्प दोष देखा है। और ऐसा जातक जो है जिंदगी में ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है। अब थोड़ा ये समझने की बात है कि कई बार काल सर्प दोष होते हुए भी आपको जिंदगी में ऊंचाई देता है, लेकिन कई बार ये काल सर्प दोष जो है आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं पतन के गर्त में लेके चला जाता है और बहुत सारी समस्याएं देता है। तो काल सर्प दोष आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, ये भी एक अच्छे ज्योतिषी जो है आपको बता सकता है। साथ ही कुंडली में योग और दुर्योग क्या है वो भी बता सकता है। साथ ही आपके कुंडली में आप, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति
विषय कुछ और लेके पढ़ा और नौकरी कुछ और कर रहा है। जैसे पंचम भाव में यदि बृहस्पति बैठे हों और यदि वहाँ के स्वामी के साथ का तात्कालिक मित्रता में नहीं हो और यदि बृहस्पति की स्थिति वहाँ ठीक नहीं हो, तो मैंने देखा ऐसा जातक इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी राशन की दुकान चला रहा है। ऐसा जातक जो है वो उच्च अध्ययन करने के बाद भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंजीनियरिंग करने के बाद में बैंक में जॉब कर रहा है, यानी कि अपने जो मुख्य जो उद्देश्य उसके हटके काम करता है। तो ये भी कुंडली आपकी बताती है। साथ ही साथ आपने कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी उसको मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है और मैनेजमेंट करने के बाद जो है तब जा करके उन फील्ड में वो सक्सेस होता है। तो ऐसा भी आपकी कुंडली बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, फिर कुंडली में कौन से योग मजबूत हैं, आपको क्या विषय लेके पढ़ना चाहिए, ये सब हमारी कुंडली कहीं ना कहीं बताती है। तो अच्छे मुहूर्त में, अच्छे योग में यदि आपका जन्म है तो निस्संदेह आप आगे जाएंगे, निस्संदेह आप आगे जाएंगे और जिंदगी में सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा नक्षत्र था। और यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके और अपनी कुंडली का अध्ययन मुझसे करा सकते हैं। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।